Hello everyone. Today's lecture of cognitive psychology is about intelligence and psychometric approaches of intelligence. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है. Intelligence has defined in many ways the capacity for logic, understanding, self-awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking and problem solving. तो इंटेलिजेंस को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति तर्क तर्क देता है या तर्कना करता है, चीज़ों को समझता है, सेल्फ अवेयर होता है, नई चीज़ों को सीखता है, उसको अपने संवेगों का ज्ञान होता है, वो रीजनिंग कर सकता है, चीज़ों के पीछे के लॉजिक को समझता है, प्लानिंग करता है, क्रिएटिविटी का यूज़ करता है, यानी कि नए तरीके से चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करता है, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करता है और अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है. More generally, it can be described as the ability to perceive or information and to retain it as knowledge to be applied toward adaptive behaviors within an environment or context. तो अगर जनरली हम इसको डिस्क्राइब करें तो इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति विभिन्न तरह के इंफॉर्मेशन को परसीव करता है और उसको आगे यूज करने की कोशिश करता है और जिस इंफॉर्मेशन को वो अर्जित करता है उस इंफॉर्मेशन को अलग-अलग तरह के बिहेवियर में अप्लाई करने की कोशिश करता है और अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करता है. अब यहाँ पर कुछ एक डेफिनेशंस दी गई हैं इंटेलिजेंस की कि इंटेलिजेंस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम. तो अकॉर्डिंग टू डेविड बैचलर द एग्रीगेट एंड ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट. डेविड बैचलर के अनुसार इंटेलिजेंस या बुद्धि किसी भी व्यक्ति की ऐसी एग्रीगेट क्षमता या ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति पर्पसफुली एक्ट करता है, यानी कि उसके एक्ट का या उसके काम का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, तर्कना के साथ सोचता है और अपने एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली डील करता है या यानी अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो पाता है. तो ऐसी क्षमता को इंटेलिजेंस या बुद्धि कहा जाता है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लोइड हम्फ्रीज, intelligence is the resultant of the process of acquiring, storing in memory, retrieving, combining, comparing, and using in new context information and conceptual skills. बुद्धि ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति चीजों को एक्वायर करता है, यानी कि अलग-अलग तरह की इंफॉर्मेशन को अर्जित करता है, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर वापिस से उसको अपनी मेमोरी से प्रेज़ेंट में लेकर आता है. चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर देखता है, चीज़ों को कंपेयर करना सीखता है, नए-नए कंसेप्ट को डेवलप करता है, नए कॉन्टेक्स्ट में पुरानी इन्फॉर्मेशन जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका यूज़ नए कॉन्टेक्स्ट में करना सीखता है और इसके अलावा अलग-अलग तरह की कंसेप्चुअल स्किल्स को डेवलप करना सीखता है. तो ऐसी योग्यता को ही बुद्धि कहा गया है. A very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly, and learn from experience. इसके अलावा हम बुद्धि को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस एक ऐसी जनरल कैपेसिटी होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति रीजनिंग या फिर तर्कना की क्षमता में इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को प्लान करना सीखता है, विभिन्न तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, एब्स्ट्रैक्टली सोचता है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को डेवलप करता है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझता है, नई-नई चीज़ों को लर्न करता है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है. तो इसी क्षमता को बुद्धि कहा गया है. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test taking smart. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings, catching on, making sense of things, or figuring out what to do.
तो इंटेलिजेंस ओनली बुक लर्निंग नहीं होती है या कोई नैरो एकेडमिक स्किल नहीं है जिसको कि आप एक ही तरीके से बार-बार करके उस स्किल को डेवलप कर लें, उसको भी बुद्धि नहीं कहा जाता है ओनली, या फिर सिर्फ टेस्ट पास करने को ही बुद्धि नहीं कहा जाता है। बल्कि बुद्धि या इंटेलिजेंस अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, बहुत सारी डीपर कैपेबिलिटी का मिक्सचर होता है, जिसमें कि चीज़ों की सेंस समझना, चीज़ों को फिगर आउट करना या फिर चीज़ों विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान करना, चीज़ों को अलग-अलग तरीके से सोचना, नए आइडियाज़ लेकर आना या फिर किसी भी चीज़ का पता लगाना, ये सब चीज़ें इंटेलिजेंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइकोमेट्रिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस की साइकोमेट्रिक थ्योरीज कौन-कौन सी होती हैं। Psychometric theories are based on a model that portrays intelligence as a composite of abilities measured by mental test. तो साइकोमेट्रिक थ्योरीज एक ऐसे मॉडल के ऊपर आधारित होती हैं जिसमें इंटेलिजेंस को अ, मानसिक टेस्ट या मेंटल टेस्ट के माध्यम से मेजर किया जा सकता है, या किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस से संबंधित सभी योग्यताओं को हम इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड होती हैं साइकोमेट्रिक थ्योरीज। दिस मॉडल कैन बी क्वांटिफाइड, इस मॉडल को क्वांटिफाई किया जा सकता है, यानी कि मात्रा बताई जा सकती है। साइकोमेट्रिक थ्योरीज में बुद्धि की मात्रा को मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस ऑन अ नंबर सीरीज टेस्ट माइट रिप्रेजेंट अ वेरिड कंपोजिट ऑफ नंबर, रीजनिंग एंड मेमोरी एबिलिटीज फॉर अ कॉम्प्लेक्स सीरीज। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि अगर एक नंबर सीरीज टेस्ट किसी व्यक्ति पर यूज किया जाए तो वहां पर उस व्यक्ति का नंबर से रिलेटेड इंटेलिजेंस, रीजनिंग से रिलेटेड इंटेलिजेंस और उसकी मेमोरी एबिलिटीज, इन सबको इजीली चेक किया जा सकता है और इनकी मात्रा व्यक्ति की बुद्धि में इन तीनों ही एबिलिटीज की मात्रा को बताया जा सकता है। Mathematical models allow for weakness in one area to be offset by strong abilities in another area of test performance. तो इसको एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल माना गया है और साइकोमेट्रिक थ्योरीज के माध्यम से हम व्यक्ति का कौन सा एरिया स्ट्रोंग है या व्यक्ति इंटेलिजेंस के कौन से एक पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रोंग है, कौन से एरिया में वीक है, हम उसकी हर तरह की परफॉर्मेंस को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। इन दिस वे सुपीरियर एबिलिटी इन रीजनिंग कैन कंपनसेट फॉर ए डेफिशिएंसी इन नंबर एबिलिटी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कई बार व्यक्ति रीजनिंग में सुपीरियर एबिलिटी वाला हो सकता है, वही नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी उसकी वीक हो सकती है। तो व्यक्ति की न्यूमेरिकल एबिलिटी में डेफिशिएंसी को रीजनिंग में उसकी सुपीरियर एबिलिटी एक तरीके से कंपनसेट कर देती है। तो साइकोमेट्रिक थ्योरीज के अंदर कौन-कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरीज इंक्लूड होती हैं? सबसे पहली है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज थ्रस्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, नेक्स्ट इज कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, नेक्स्ट इज गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, and next is J.B. Carroll's three stratum psychometric model of intelligence, and last one is Sternberg's triarchic theory of intelligence. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। चार्ल्स स्पीयरमैन डेवलप्ड हिज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यूजिंग फैक्टर एनालिसिस। तो स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को चार्ल्स स्पीयरमैन ने डेवलप किया था। चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को फैक्टर एनालिसिस का यूज करके डेवलप किया था। His research not only led him to develop the concept of the G factor of general intelligence, but also the S factor of specific intellectual abilities. तो उनकी रिसर्च ने उनकी थ्योरी में ओनली जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को ही डेवलप नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को भी डेवलप किया। In 1904, Charles Spearman had developed a statistical procedure called factor analysis.
1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फैक्टर एनालिसिस के रूप में डेवलप किया. इन फैक्टर एनालिसिस रिलेटेड वेरिएबल्स आर टेस्टेड फॉर कोरिलेशन टू ईच अदर, देन द कोरिलेशन ऑफ द रिलेटेड आइटम्स आर evaluated to find cluster or group of the variable. तो फैक्टर एनालिसिस का जो मेथड था उसमें सभी रिलेटेड वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन चेक किया जाता था और इसके बाद उन रिलेटेड आइटम्स जो भी आइटम एक दूसरे से मैच करते थे या जिनका कोरिलेशन आपस में होता था, उन सभी का एक ग्रुप बना दिया जाता था या एक क्लस्टर फॉर्म कर दिया जाता था. Spearman tested how well people performed on various tasks relating to intelligence. तो स्पीयरमैन ने ये टेस्ट किया कि कैसे लोग इंटेलिजेंस से रिलेटेड अलग अलग टास्क पर परफॉर्म करते हैं. सच टास्क इंक्लूड डिस्टिंग्विशिंग पिच, परसीविंग वेट एंड कलर्स, डायरेक्शंस एंड मैथमेटिक्स. तो इन सभी टास्क में मेनली साउंड की पिच को अलग अलग पहचानना, वेट और कलर्स को पहचानना, डायरेक्शंस को पहचानना और मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये सारे टास्क इंक्लूड किए. When analyzing the data he collected, Spearman noted that those that did well in one area also scored higher on another area. तो जब चार्ल्स स्पीयरमैन ने डेटा कलेक्शन किया तो उन्होंने अपने डेटा कलेक्शन में पाया कि जो व्यक्ति एक एरिया में अच्छा स्कोर कर रहा था वो व्यक्ति किसी दूसरे एरिया में भी अच्छा स्कोर कर पा रहा था. With this data, Spearman concluded that there must be one central factor that influences our cognitive abilities. Spearman termed this general intelligence और G factor. तो अपने इस डेटा से स्पीयरमैन ने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज या संज्ञानात्मक क्षमताओं में कोई एक केंद्रीय कारक या सेंट्रल फैक्टर होता है जिसको कि उन्होंने जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस का नाम दिया. तो अब हम देखते हैं कि जी और एस फैक्टर क्या है. तो स्पीयरमैन की थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में दो फैक्टर्स के बारे में बताया था. वन इज जी फैक्टर मीन्स जनरल इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज एस फैक्टर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस. स्पीयरमैन्स टू फैक्टर theory explained the differences in performance on different tasks. Spearman hypothesized that the S component was specific to a certain aspect of intelligence. तो स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में अलग अलग टास्क में लोगों की परफॉर्मेंस में अंतर को देखा और उन्होंने ये हाइपोथाइज किया कि लोगों में एस कंपोनेंट या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की कुछ एक विशेष क्षमताओं की ओर केंद्रित होती है. रिगार्डिंग जी, स्पीयरमैन saw individual as having some level of more or less general intelligence while S varied from person to person based on a specific task. तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग सब लोगों में जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस जरूर पाया जाता है. उसका लेवल थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है जबकि एस फैक्टर सभी लोगों में अलग अलग तरह का पाया जाता है. यानी स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक टास्क करने की एबिलिटी हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है. To visualize G, imagine a Venn diagram with four circles overlapping. तो G और S फैक्टर को विजुलाइज करने के लिए आप एक इस तरह के वेन डायग्राम जिसमें चार सर्कल ओवरलैप करते हैं, इस तरह के डायग्राम को आप इमेजिन कर सकते हैं. ये यहाँ देख सकते हैं, ये सेंटर में जो एबिलिटी दिखाई गई है वो जी फैक्टर है, यानी हर व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर जरूर होता है. और ये जो अलग अलग सर्कल दिखाए गए हैं ये एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दिखाई गई है. एक व्यक्ति में कोई एक एस फैक्टर भी हो सकता है, यानी पॉसिबल है कि उसमें ओनली मैकेनिकल एबिलिटी हो, उसमें दो एस फैक्टर भी डोमिनेंट हो सकते हैं यानी मैकेनिकल एंड न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और उसमें दो से ज्यादा एस फैक्टर भी हाई लेवल के हो सकते हैं. यानी किसी व्यक्ति में मैकेनिकल एबिलिटी भी अच्छी हो सकती है, इसके अलावा स्पेशल एबिलिटी भी अच्छी हो सकती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ वर्बल एबिलिटी भी उसमें अच्छी पाई जा सकती है. Rising interest in the debate on the structure of intelligence prompted Spearman to elaborate and argue for his hypothesis. तो जैसे जैसे उन्होंने अपने हाइपोथेसिस के ऊपर काम करना शुरू किया तो स्पीयरमैन का इंटरेस्ट
अपने रिसर्च में और ज़्यादा बढ़ा और उन्होंने अपने काम को काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट करके अपने रिसर्च के ऊपर फोकस किया। ही क्लेम्ड दैट जी वाज़ नॉट made up of one single ability but rather two genetically influenced unique abilities working together। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि जी फैक्टर सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी से नहीं बना होता है, बल्कि अ, दो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड यूनिक एबिलिटीज एक साथ मिलकर जी फैक्टर को बनाती हैं। उन्होंने इन दोनों यूनिक एबिलिटीज को एजुकेटिव एंड रिप्रोडक्टिव नाम दिया। यानी एक को उन्होंने एजुकेटिव नाम दिया और दूसरे को रिप्रोडक्टिव नाम दिया। तो इन दोनों फैक्टर से मिलकर जी फैक्टर बनता है। He suggested that future understanding of the interaction between these two different abilities would drastically change how individual differences and cognition are understood in psychology, possibly creating the basis for wisdom। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि व्यक्ति की फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी या भविष्य में वो चीज़ों को कैसा समझेगा, वो इन दोनों जेनेटिक यूनिक एबिलिटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी व्यक्ति में जी फैक्टर कैसा है, जी फैक्टर उसका हाई लेवल का है या नॉर्मल लेवल का है या लो लेवल का है, ये डिसाइड करता है कि व्यक्ति फ्यूचर में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कैसे वो अलग-अलग चीज़ों में डिफरेंस को रिकॉग्नाइज़ करना सीखेगा। तो इसकी वजह से लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं में डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट थ्योरी है थ्रस्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। द साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थ्रस्टन, जिनका जन्म 1887 में हुआ था एंड डेथ 1955 में हुई थी, उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर जो थ्योरी दी थी उसका नाम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। इन्होंने अपनी थ्योरी में 7 जनरल मेंटल एबिलिटीज को डिस्क्राइब किया था। लुइस एल थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस को किसी एक सिंगल जनरल एबिलिटी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अपनी थ्योरी में 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के ऊपर फोकस किया। और क्योंकि उन्होंने उन 7 डिफरेंट एबिलिटीज को प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज माना, उन्होंने माना कि ये सातों एबिलिटीज हर व्यक्ति में कम या ज्यादा लेवल में जरूर पाई जाती हैं। तो इसी के बेस पर उनकी थ्योरी का नाम थ्रस्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पड़ा। The American psychologist Alan Thurston disagreed with Spearman's theory, arguing instead that there were 7 factors which he identified as the primary mental abilities। तो लुइस थ्रस्टन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, वो स्पीरमैन की थ्योरी से बिल्कुल डिसएग्री करते थे। उन्होंने ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि हर व्यक्ति में जी फैक्टर सब में एक जैसा पाया जाता है, बल्कि उन्होंने माना कि जी फैक्टर की जगह पर सब लोगों में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पाई जाती हैं। तो थ्रस्टन के अकॉर्डिंग ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यहाँ बताई गई हैं आगे। फर्स्ट है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड है वर्बल फ्लुएंसी, थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ इज स्पेशल विजुअलाइजेशन, फिफ्थ इज इंडक्टिव रीजनिंग, सिक्स्थ इज मेमोरी एंड सेवेंथ इज परसेप्चुअल स्पीड। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो व्हाट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, या वाचिक क्षमता भी हम इसको बोल सकते हैं। verbal comprehension as involved in the knowledge of vocabulary and reading। तो verbal comprehension किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति शब्दों को समझना सीखता है, अक्षरों को, शब्दों को पहचानना सीखता है, उनको समझना सीखता है, व्यक्ति की वोकेबलरी डेवलप होती है और उसकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आती है। नेक्स्ट है वर्बल फ्लुएंसी, यानी कि व्यक्ति कितना ज्यादा अच्छे तरीके से वर्ड्स को बोल पाता है, कितने अच्छे से अल्फाबेट्स को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कितना फ्लुएंटली वो बोल पाता है, ये वर्बल फ्लुएंसी के अंदर आता है। इसमें व्यक्ति की राइटिंग एबिलिटी, शब्दों को बोलने की क्षमता, ये सब चीजें वर्बल फ्लुएंसी के अंदर आती हैं। थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी एज इन्वॉल्विंग इन सोल्विंग फेयरली सिंपल न्यूमेरिकल कंपटीशन एंड अथमेटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर बिल्कुल ही सिंपल न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की क्षमता शामिल होती है और अर्थमेटिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम्स को व्यक्ति
कितना अच्छे से सोल्व कर पाता है, ये क्षमता न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आती है। फोर्थ इज स्पेशल विजुअलाइजेशन, as involved in visualizing and manipulating objects such as fitting a set of suitcase into an automobile trunk। तो स्पेशल विजुअलाइजेशन के अंदर चीजों का आकार, प्रकार, साइज, ये सब चीजें स्पेशल विजुअलाइजेशन के अंदर आती हैं कि व्यक्ति किस तरीके से चीजों को 3D ऑब्जेक्ट्स के रूप में देख पाता है, कितना एक्यूरेटली चीजों के आकार, प्रकार, साइज या शेप का इवैल्यूएशन कर पाता है। ये सब चीजें स्पेशल विजुअलाइजेशन के अंदर आती हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि व्यक्ति किसी ऑटोमोबाइल ट्रंक में या गाड़ी के ट्रंक में कितना अच्छे से सूटकेस को फिट कर पाता है, ये स्पेशल विजुअलाइजेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग, एज इन्वॉल्व्ड इन completing a number series or in predicting the future on the basis of past experience। इंडक्टिव रीजनिंग व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति किसी भी एक नंबर सीरीज को पूरा कर पाता है, या व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर पाता है, यानी अपने पुराने अनुभवों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगा पाता है। तो इस क्षमता को इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी, एज इन्वॉल्व्ड इन रिकॉल पीपल्स नेम और फेसेस। तो ये किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति की विभिन्न लोगों के नाम, फेसेस, इवेंट्स या फिर प्लेसेस को याद रख पाता है और जरूरत पड़ने पर वो उसको रिकॉल कर पाता है। एंड लास्ट है परसेप्चुअल स्पीड, एज इन्वॉल्व्ड इन रैपिड प्रोफरीडिंग टू डिस्कवर ट्रोपोग्राफिकल एरर्स इन अ टेक्स्ट। व्यक्ति कितना एक्यूरेटली और कितना जल्दी चीजों को परसीव कर पाता है, उसका प्रत्यक्षण कितना ज्यादा फास्ट है, कितना ज्यादा चीजों को जल्दी वो परसीव कर पाता है, ये परसेप्चुअल स्पीड के अंदर आता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी लिखे हुए टेक्स्ट में कितना जल्दी प्रूफ रीडिंग कर पाता है, यानी उसमें गलतियां कितना जल्दी वो निकालेगा। अगर वो जितना जल्दी किसी भी टेक्स्ट में गलतियां निकालेगा, उतना ही अच्छी उसकी परसेप्चुअल स्पीड मानी जाएगी। Next theory is Cattell's theory of intelligence. The theory of fluid versus crystallized intelligence was first postulated as a psychometrically based theory by psychologist Raymond B. Cattell in 1963. Cattell's theory of intelligence, R.B. Cattell, जिनका पूरा नाम रेमन बी कैटल था, उनके द्वारा 1963 में दी गई थी। आरबी कैटल की थ्योरी को भी एक तरह से टू फैक्टर थ्योरी ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में दो तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। पहली है फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड दूसरी है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यानी ठोस बुद्धि। तो आरबी कैटल ने ये माना था कि दोनों ही जो बुद्धि के प्रकार हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, वो स्पीरमैन द्वारा बताए गए जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस की ही दो कैटेगरीज हैं। In his book Intelligence, its structure, growth, and action, Cattell identifies one component of general intelligence as embodying as a fluid quality and being directable to any problem. तो कैटल ने अपनी बुक इंटेलिजेंस, इट्स स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड एक्शन में ये बताया कि जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें एक फ्लूइड क्वालिटी होती है किसी भी प्रॉब्लम की डायरेक्शन का पता लगाने की और उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने की। He proceeded to identify the other component as a part invested in the areas of crystallized skill। इसके बाद उन्होंने माना कि जी फैक्टर के अंदर ही दूसरे कंपोनेंट भी शामिल होते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस तो शामिल होती है, उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट भी शामिल होते हैं जिनको उन्होंने क्रिस्टलाइज स्किल का नाम दिया या ठोस स्किल्स का नाम दिया। ही पॉइंटेड आउट दैट द लेटर इन्वॉल्व्स नॉलेज एक्विजिशन and crystallized skill which can be upset individually without impacting the others। उन्होंने ये माना कि व्यक्ति में नॉलेज को एक्वायर करने की क्षमता क्रिस्टलाइज स्किल के अंदर आती है।
The two concepts of fluid intelligence and crystallized intelligence were further developed by Cattell's former student and cognitive psychologist John Leonard Horn. कैटल द्वारा बताए गए इन दोनों कंसेप्ट फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को बाद में कैटल के फॉर्मर स्टूडेंट और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जॉन लियोनार्ड होन ने डेवलप किया। अब हम इन दोनों इंटेलिजेंस के टाइप के बारे में डिटेल से देखते हैं। सो व्हाट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस? फ्लूइड इंटेलिजेंस इनेट होती है, जन्मजात होती है। It is the capacity to think speedily and reason flexibly in order to solve new problem without relying on past experience and accumulated knowledge. तो फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति बहुत तेजी से सोच पाता है और फ्लेक्सिबली तर्कना कर पाता है चीजों की, और उसके माध्यम इन दोनों के माध्यम से ही वो नई प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाता है। लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज करते समय वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस यानी पुराने अनुभवों या पहले सीखी गई नॉलेज के ऊपर आधारित नहीं रहता है। Fluid intelligence allows us to perceive and draw inferences about relationships. तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें अलग-अलग चीजों को परसीव करने में यानी उनका प्रत्यक्षण करने में हेल्प करती है और अलग-अलग कंसेप्ट से इन्फ्रेंसेस निकालने में या उनका कंक्लूजन निकालने में हेल्प करती है, चीजों का रिलेशनशिप समझने में हेल्प करती है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करती है और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी हेल्प करती है। इट इज करेक्टेड विद एसेंशियल स्किल्स सच एज कॉम्प्रिहेंशन एंड लर्निंग। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस से व्यक्ति ज्यादातर जो भी जरूरी स्किल होते हैं हमारे, जैसे कि चीजों को कॉम्प्रिहेंशन करना या कॉम्प्रिहेंड करना या फिर नई चीजों को सीखना, ये सभी शामिल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस इंक्लूड सोल्विंग पजल, constructing strategies to deal with new problem, seeing pattern in statistical data and engaging in speculative philosophical reasoning। अब यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज शामिल होता है। पजल को सोल्व करना, कोई भी नई समस्या आने पर उसके लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाना, स्टेटिस्टिकल डेटा में एक पैटर्न को फाइंड आउट करना या फिर फिलोसफिकल रीजनिंग को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालना। Horn pointed out that fluid intelligence is formless and relies only minimally upon acculturation and prior learning, which include both formal and informal education. तो होन ने ये पॉइंट आउट किया कि फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि का कोई आकार नहीं होता है और तरल बुद्धि पहले से सीखे गई चीजों के ऊपर या फिर पुराने अनुभवों के ऊपर बहुत ही कम निर्भर करती है, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। Fluid intelligence has long been thought to peak during the late 20s before beginning to gradually decline. तो ये माना जाता है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे व्यक्ति अपने ओल्ड एज की तरफ जाता है, तो उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होती चली जाती है और ये माना जाता है कि लेट 20s में व्यक्ति की फ्लूइड इंटेलिजेंस पीक पर होती है, यानी सबसे ज़्यादा हाई मानी जाती है लेट 20s में। उसके बाद धीरे-धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। The decline of fluid intelligence is likely to be related to the deterioration of neurological functioning, but may also decline as it is used less frequently during older ages. तो ओल्डर एजेस में इसके डिक्लाइन होने का एक प्रमुख कारण न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में डिग्रेडेशन होना या डिटीरियोरेशन होता है। धीरे ब्रेन के न्यूरॉन्स टूटने फूटने लगते हैं, उसकी वजह से डिग्रेडेशन होने लगता है। लेकिन इसके अलावा इसका एक कारण ये भी होता है कि ओल्ड एज में व्यक्ति फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज बहुत ही कम करने लग जाता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। येलो लाइन फ्लूइड इंटेलिजेंस की दिखाई गई है, ब्लू लाइन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को शो करती है। जैसे-जैसे व्यक्ति लेट 20s तक पहुंचता है, तो व्यक्ति की फ्लूइड इंटेलिजेंस धीरे-धीरे बर्थ से बढ़नी स्टार्ट होती है, लेट 20s तक आकर पीक पर चली जाती है और इसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वैसे-वैसे
फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होती चली जाती है। अब यहाँ क्रिस्टलाइज़ इंटेलिजेंस दिखाई गई है, ये बर्थ से बढ़नी स्टार्ट होती है और जैसे-जैसे एज बढ़ती है वैसे-वैसे और बढ़ती चली जाती है, यानी कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ज़्यादा होगी, अडल्टहुड से ओल्ड एज में ज़्यादा होगी। जैसे-जैसे एज बढ़ेगी वैसे-वैसे क्रिस्टलाइज़ इंटेलिजेंस भी बढ़ती चली जाएगी। This decline of fluid intelligence has been attributed to the brain's local atrophy in the right cerebellum, age-related changes in the brain, and a want of training. तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में ये ह्रास होने का मुख्य कारण ब्रेन के राइट सेरिब्लम में चेंजेस आना एज की वजह से और धीरे-धीरे ट्रेनिंग का कम हो जाना होता है। Recent research, however, challenges previous assumption and suggests that certain part of fluid intelligence may not peak until even age 40. हालांकि कुछ रिसर्चेज में देखा गया है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस के कुछ एक हिस्से व्यक्ति के 40 साल के होने तक भी पीक पर नहीं पहुंचते हैं। यानी इसमें भी डिफरेंसेस हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस की कुछ एक चीजें लेट 20s में पीक पर पहुंच जाती हैं, वहीं कुछ एक रेयरली एस्पेक्ट एज 40 तक भी पीक पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जनरली जैसे-जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है वैसे-वैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस लेट 20s के बाद कम होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस व्यक्ति की एक्वायर्ड एबिलिटी यानी अर्जित क्षमता होती है। ये व्यक्ति की स्किल्स से जुड़ी हुई, नॉलेज एक्वायरिंग से जुड़ी हुई क्षमता होती है, अपोजिट होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस से। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति स्किल्स को डेवलप करता है, अपनी पास्ट नॉलेज को की हेल्प से नई चीज़ों को सीखता है। The use of crystallized intelligence involve the recalling of pre-existing information as well as skill. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का इस्तेमाल व्यक्ति अपनी पहले से सीखी गई इंफॉर्मेशन या स्किल को याद करने में करते हैं और पुराने अनुभवों का इस्तेमाल नई चीज़ों को सीखने में करते हैं। अपनी पुरानी सीखी गई स्किल को एज इट इज़ मेंटेन करने में भी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का ही हाथ होता है। अब एग्जाम्पल हम देखें अगर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का, तो इसमें हिस्टोरिकल इवेंट को याद करना या डेट्स को याद रखना, जियोग्राफिकल लोकेशंस को याद रखना, लोकेशन को एक बार आप चले जाते हो तो दोबारा से इजीली वो चीज़ें आपको याद रहती हैं कि कहाँ से किधर जाना है। वोकेबलरी को बिल्ड करना, शब्दों को याद रखना या फिर पोएम्स को याद करके उनको दोहराना, ये सब चीज़ें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आती है। Crystallized intelligence result from accumulated knowledge, including knowledge of how to reason, language skill, and an understanding of technology. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एक्यूमुलेटेड नॉलेज का रिजल्ट होता है जिसमें व्यक्ति की तर्कणा से संबंधित नॉलेज यानी व्यक्ति रीजनिंग कितना अच्छे से कर पाता है, उसकी भाषा की स्किल्स और वो टेक्नोलॉजी को कितना अच्छे से समझ पाता है, ये सारी चीज़ें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर शामिल होती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति फ़ोन को कितना अच्छे से ऑपरेट कर पाता है, तो वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज लिंक्ड टू एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड इज मेजर्ड बाय टेस्ट ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन। तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस व्यक्ति की एजुकेशन से जुड़ी हुई होती है, उसके एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई होती है, कल्चर बैकग्राउंड किस तरीके का है वो भी इफेक्ट करता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को, और जनरल इंफॉर्मेशन के टेस्ट के माध्यम से मेजर किया जा सकता है। The use of crystallized intelligence involves the recalling of pre-existing information as well as skill. अगर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के यूज की हम बात करें तो इसमें पहले से याद की गई इंफॉर्मेशन या पहले से हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको रिकॉल करना, वहीं स्किल्स को डेवलप करना और उनको मेंटेन करके रखना। एग्जाम्पल है कि बाइक राइडिंग सीखना या फिर कोई भी बुक आपने पढ़ी है तो उसकी स्टोरी याद रखना। होन एक्सप्लेन दैट क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज precipitate out of experience which stem from a prior application of fluid intelligence. होन के अनुसार
क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस या फिर हमारे अनुभवों का ही एक अनुभवों से ही निकली हुई होती है हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, या हमारे अनुभवों का ही एक मिक्सचर होता है, जिसकी स्टार्टिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस से ही होती है। यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन से क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस डेवलप होती है। Effectively completing tasks involving language mechanisms such as vocabulary building and general information relies on one's crystallized intelligence. लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी टास्क हो, जैसे कि वोकेबलरी को बिल्डअप करना या फिर जितने भी जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज के टास्क होते हैं, जनरल नॉलेज की बात आती है, तो वो ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ती है और अडल्टहुड तक स्टेबल रहती है। वहीं 60 के बाद धीरे-धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि 60 अडल्टहुड तक आकर बहुत तेजी से बढ़ती है। उसके बाद 60 तक स्टेबल रहती है और 60 के बाद ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिग्रेडेशन धीरे-धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। Despite the observance of this general trend, the age at which crystallized intelligence reaches its peak is yet to be ascertained. तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पीक पर कब पहुंचती है, ये अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं साइकोलॉजिस्ट। While fluid and crystallized intelligence are distinct, it is important to note the multiplicity of the tasks that involve both these components. हालांकि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों ही बुद्धि का एक साथ यूज होना जरूरी माना जाता है। फॉर इंस्टेंस, इन टेकिंग ए मैथ एग्जाम, वन में रिलाई ऑन वंस फ्लूइड इंटेलिजेंस टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द गिवन क्वेश्चन विद इन द एलोकेटेड टाइम। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे एक मैथ का एग्जाम है, तो वहां पर एक व्यक्ति मैथ के एग्जाम में किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करनी है उस मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वहां उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस काम करेगी। और उस स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज कैसे करना है या उसके पास्ट एक्सपीरियंस को किस तरीके से यूज करना है, वहां पर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यूज होगी। यानी पहले से सीखे गए फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यूज होगी। तो इस तरीके से हमारे हर एक टास्क में फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दोनों का ही साथ में यूज होता है। Here are the references. Thank you so much.